वैसे 2024 के आम चुनावों के रुझान तो अभी से आने शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार यूपी में 80 बनाम 20 का मुकाबला है और इसका रिजल्ट 80 वर्सेस 0 के रूप में दिखेगा। वजह साफ है, यूपी में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ रामकाज के प्रति 100% कमिटेड है। तो यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 22 जनवरी का न्योता ठुकरा दिया है। पहले तो अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि उनको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ही नहीं मिला और जब सबूत सामने आ गए तो अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा से कन्नी काट ली। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ने 1990 में चुना था और इसका नतीजा भी वही होगा जो 1991 में मुलायम सिंह यादव को भुगतना पड़ा था। तो 2024 में क्लीन स्वीप की तैयारी में जुटे योगी। योगी को जनता ने क्लियर सिग्नल दे दिया है। अखिलेश बनाम योगी, किसकी विजय होगी? 2024 का चुनाव 80 वर्सेस 20 या 60 वर्सेस 20? तो 2024 के आम चुनाव का अभियान शुरू हो चुका है। एक तरफ मोदी योगी की बीजेपी है जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राज तिलक का अनुष्ठान बनाने में जी जान से जुटी है। प्रधानमंत्री ने विशेष अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में उनके सेनापति योगी आदित्यनाथ पूरी श्रद्धा, आस्था और ताकत से इस अनुष्ठान को सफल बनाने में जुट गए हैं। अपने प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या धाम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलानी है। सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है। एयरपोर्ट, आप सोचिए मौसम जैसा है, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए। और अब इलेक्ट्रिक बसेज जिनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, अयोध्या को चमकाएगी। हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू जनमानस के आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 2024 के राज तिलक अश्वमेध का आगाज भी है। जिसमें एक तरफ तो विश्व वटवृक्ष बन चुकी भारतीय जनता पार्टी और व्यापक संघ परिवार है, तो दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कन्नी काट रहे राजनेताओं का समूह है। सबके अपने अपने हित हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं और अपना अपना वोट बैंक है जिसे साधने में सब जुटे हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो बीजेपी ने खुद को कंप्लीटली राम के नाम पर कमिट कर लिया है। तो यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव 2 दिन पहले तक निमंत्रण के नाम पर अपने सियासी विरोधियों को कोस रहे थे। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं
कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। 1970 और 80 के दशक में मुलायम सिंह यादव कई एंटी कांग्रेस नेताओं के साथ रहे। कभी उन्होंने वीपी सिंह का साथ दिया तो 1990 में वो यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए चंद्रशेखर के साथ हो लिए। ये वही साल था जब मुलायम ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। कार सेवकों पर गोली चलवाने की वजह से मुलायम सिंह मुसलमानों के मसीहा बन गए। ऐसा नेता जिसने मस्जिद को बचा लिया। हिंदुओं ने इसके लिए उनका नाम मुल्ला मुलायम रख दिया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव को इसकी सियासी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। 1991 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह की पार्टी को बीजेपी ने करारी शिकस्त दी। बीजेपी को पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत मिला। पार्टी ने 425 में से 221 सीटें जीती। वहीं जनता पार्टी से लड़ने वाले मुलायम सिंह अपने साथ सिर्फ 33 और विधायक जिता सके थे। जाहिर है कि बीजेपी का उभार मुलायम को नुकसान की कीमत पर हुआ था। दोनों पार्टियों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल सियासी संबंध की शुरुआत उसी वक्त से हुई थी। 1992 में मुलायम ने अपनी अलग समाजवादी पार्टी बना ली। इसके कुछ महीनों बाद ही दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मुसलमानों के बीच मुलायम ने यह मैसेज दिया कि अगर वो मुख्यमंत्री रहते तो मस्जिद कोई छू भी नहीं सकता था। 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलवाने की यादें ताजा थी। लिहाजा यूपी के मुस्लिम मतदाताओं ने मुलायम को एक बार फिर अपना मसीहा चुन लिया। 1993 के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। वहीं कांशीराम के साथ अलायंस करके चुनाव लड़े मुलायम की समाजवादी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 109 सीटें जीत ली और मुलायम फिर से मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम को खूब मुस्लिम वोट मिले। उनका मुस्लिम यादव समीकरण कामयाब रहा। इसके बाद से ही यूपी में अगर बीजेपी हिंदूवादी वोटों की इकलौती क्लेमेंट बन गई तो उसके बरक्स मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक के लिए जाना जाने लगा। अगर हम 1993 से 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी 2012 में अपने शीर्ष पर पहुंची जब उसने 224 सीटें जीतकर अकेले सरकार बनाई। लेकिन 5 साल बाद ही यानी 2017 में समाजवादी पार्टी ने असेंबली इलेक्शन में सबसे खराब प्रदर्शन किया और पार्टी केवल 47 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के उलट अगर हम बीजेपी के प्रदर्शन को देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। 1991 के विधानसभा चुनावों में पोल पोजीशन पर पहुंचने वाली बीजेपी की सीटें और वोट दोनों 2012 तक घटते रहे थे। 2012 में बीजेपी ने उतनी ही सीटें जीती थीं जितनी सीटें 2017 में समाजवादी पार्टी को मिली थी। यानी 2017 के आते आते तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जगह इंटरचेंज हो चुकी थी। 2014 में भारतीय राजनीति राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी की कद्दावर शख्सियत ने दबदबा कायम किया तो इसके रिपल इफेक्ट यूपी में भी दिखे। 2009 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2014 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 लोकसभा सीटें जीत ली। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी 23 से गिरकर केवल 5 सीटों पर ही आ गई। समाजवादी पार्टी का ये हाल तब हुआ था जब 2 साल पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर विधानसभा में बहुमत हासिल करके अखिलेश को सीएम बनाया था। 2009 में 21 सीटें जीतने वाली कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई और बीएसपी का खाता भी नहीं खुल सका। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हारने पर अखिलेश यादव की कुर्सी चली गई तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 25 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर बीएसपी से हाथ मिलाया और लोकसभा का चुनाव मायावती के साथ मिलकर लड़ा। मगर इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं मायावती को अलायंस का फायदा मिला और वो 0 से 10 सीटों पर आ गई। नतीजों से जाहिर है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे। इस लिहाज से हम ये मान सकते हैं कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों का अक्स 2024 के लोकसभा चुनाव में और डोमिनेंटली नजर आएगा, क्योंकि इसमें बीजेपी के पास मोदी योगी की पावरफुल विनर जोड़ी के साथ साथ रामलला का आशीर्वाद भी शामिल होगा।
क्योंकि 2024 का साल भारत की सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना का है। ये दुनिया के नक्शे पर सिर्फ अयोध्या के उभार का नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के शिखर पर पहुंचने का भी साल है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु राम का आगमन, रामलला के भव्य मंदिर का बनना, एक नई अयोध्या का दर्शन होना, त्रेता युग की स्मृतियों को फिर से ताजा करना, ये चीजें क्या दिखाती है? आप सोचिए, अयोध्या के अंदर कोई कल्पना कर सकता है, अयोध्या के अंदर कोई कल्पना कर सकता है कि वहां 4 लेन और 6 लेन की सड़कें होंगी? अयोध्या के अंदर कोई कल्पना करता है, कोई कल्पना कर सकता था कि अयोध्या के अंदर रेलवे की डबल लाइन जाएगी? कोई ये कल्पना कर सकता है कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा? लेकिन आज ये सपना भी साकार हुआ है और अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में, एक नई अयोध्या के रूप में प्रस्तुत हुई। और आने वाले समय में 22 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए, मैं कह सकता हूं कि दुनिया के टूरिस्ट मैप में अयोध्या दुनिया का सबसे विकसित और सबसे भव्य टूरिस्ट स्पॉट है। दुनिया की दबी कुचली सभ्यताओं के लिए भी एक नई राह है आगे बढ़ने के लिए। विरासत का सम्मान कैसे होना है, अयोध्या भी उसका एक प्रमाण है। तो क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव ने 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने का फैसला किया? जानकारों की नजर में अखिलेश यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाकर वही रणनीति अपनाई है जो कभी उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने अपनाई थी, वेट एंड वॉच की रणनीति। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के हर नेता की जुबान पर मुसलमानों पर बीजेपी के जुल्म की दास्तान है, मुसलमानों को हाशिए पर धकेले जाने का बयान है। मैं किसी मुस्लिम लीग में नहीं हूं, मैं श्री मुलायम सिंह यादव को मानने वाला हूं। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव को क्यों मानता हूं मालूम है? वो शख्स जो बंद कमरे में बात करता है वही स्टेज पर बात करता है। वो शख्स वही कहता है जो सरसेद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान इस देश की दो खूबसूरत आंखें हैं, अगर एक आंख भी खराब हो गई ये देश कहाना हो जाएगा, ये देश खूबसूरत नहीं होगा। नेताजी उसका नाम है ना, सुनो, श्री मुलायम सिंह यादव उसका नाम है, जो बड़ी बड़ी आंधियों का रुख मोड़ देने वाले का नाम है मुलायम सिंह यादव। किससे टक्कर लेना चाहते हो? 100% वोटिंग करना है, 100% वोटिंग होना चाहिए। देश के संविधान को बचाना है और सिर्फ जो लोग सेकुलरिज्म के हैं, जो लोग गांधी जी की, जो लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जो लोग भीमराव अंबेडकर के वसूलों पर चलते हैं, उन्हीं को वोट देना है। समाजवादी पार्टी के इस दांव को जब हम मोदी और योगी की राजनीति के सामने खड़ा करके देखें तो पता चलता है कि 22 जनवरी को अयोध्या न जाने का फैसला अखिलेश यादव ने क्यों लिया है। अखिलेश यादव के फैसले से पहले मोदी ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। मोदी का ये अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा तक चलता रहने वाला है। इस दौरान वो पश्चिम में काला मंदिर से लेकर दक्षिण में गुरुवायूर मंदिर तक जाएंगे। वहीं यूपी में मोदी के कमांडर योगी अयोध्या का अनगिनत बार दौरा कर चुके हैं। आज भी योगी अयोध्या में थे और उन्होंने राम की नगरी को भारत का प्रतीक बनाने का प्रण लिया है। ऐसे में अखिलेश के सामने 22 जनवरी का निमंत्रण ठुकराने के सिवा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अखिलेश के फैसला करने से पहले ही कांग्रेस ने रामलला का निमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने ये कदम उठाकर मुसलमानों को क्लियर मैसेज दिया, पार्टी उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस के इस दांव की एक वजह यूपी में सीटों के बंटवारे का फंसा पेच भी है।